हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पिछले काफ़ी दिन से, खास करके 8-10 दिन से एक ही खबर जो चल रही है वो है आपकी हीट वेव। हीट वेव का मतलब हुआ कि चाहे उत्तर भारत की बात करूं, चाहे मैं मध्य भारत की बात करूं, चाहे मैं दक्षिणी भारत की बात करूं, यहाँ पे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये स्थिति है आपके अप्रैल महीने की, और अप्रैल महीना तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। और यदि ऐसी परिस्थितियाँ बनी रही तो आने वाले समय के अंदर मई और जून में क्या हालात होंगे, इसी को लेकर के बहुत सारी चिंताएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। और उन्हीं बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली हीट वेव है क्या, इसकी घटनाएं पहले कब घटी हैं, क्या ये अल नीनो क्या होता है, इसकी घटनाएं पहले कब घटी थी और उनका क्या इंपैक्ट पड़ा था, अब आने वाले वर्ष 2026 के अंदर क्या होने वाला है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और इन परिणामों से बचने के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा उठाए गए हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास आने वाले समय के अंदर जलवायु परिवर्तन के अंदर होने वाली बहुत सारी घटनाओं को रोक सकता है। तो क्या है पूरी कहानी, देखते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ से आज के सेशन के अंदर। जी हाँ, द ग्रेट हीटिंग की बात करें, द ग्रेट हीटिंग का मतलब है बहुत अधिक तापमान का होना। अर्थात ऐसे बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जहां पे तापमान बहुत अधिक रहा होगा, और उस परिस्थितियों के अंदर हो सकता है वहां पर बहुत सारी समस्याएं, चाहे पर्यावरणीय समस्या आई हो, बहुत सारी अन्य समस्याएं वहां पर आ सकती हैं। चाहे वो खाद्यान्न को लेकर के आ सकती हैं, वो रोजगार को लेकर के आ सकती है, वो पानी को लेकर के आ सकती है, वो अकाल को लेकर के आ सकती हैं। तो द ग्रेट हीटिंग की बात करें, सुपर अल नीनो और 2026 का भारत, अर्थात सुपर अल नीनो की बात करें, ये है क्या और 2026 का भारत कैसे होने वाला है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल नीनो होता क्या है। यदि अल नीनो की बात करूं तो हमारे यहाँ पर एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सहारे से होकर के एक धारा उत्तर की तरफ जाती है मेरे बच्चों। और ये जो धारा है ना, इस धारा को कहा जाता है पेरू की धारा। इसे हम लोग बोलते हैं पेरू, या इसी को कहा जाता है हम्बोल्ट की धारा। और ये जो पेरू या हम्बोल्ट की धारा है, ये आपके ठंडी जल धारा है, ठंडी जल धारा है, और जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर न्यूनतम तापमान और उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है, और इसी की वजह से हवाएं उत्तर की ओर चलती हैं और भारत के अंदर मानसून आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन की वजह से, अल नीनो की बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका। कई बार क्या होता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन की वजह से इस पेरू की धारा के स्थान पर उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पर गर्म जल धारा प्रारंभ हो जाती है। और ये जो गर्म जल धारा है वो इस क्षेत्र के अंदर तापमान को बढ़ा देती है, वायुदाब कम हो जाता है, और जो हवाएं पहले दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही थी अब वो उत्तर से दक्षिण की ओर आने प्रारंभ हो जाते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों को कहा जाता है अल नीनो। और इस अल नीनो का इंपैक्ट ये पड़ता है कि हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती, और जब बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एक्चुअली वही बात यहाँ से है कि अल नीनो तो ठीक था, यहाँ अल नीनो का मतलब था कि बारिश का कम होना, ये यहाँ तक अल नीनो था। लेकिन यहाँ पे सुपर अल नीनो का मतलब है इस बार तो बारिश की संभावनाएं भी बहुत सारी कम हो गई है, कि भाई बहुत कम होगी, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बढ़ेगा। और 2026 का भारत कैसे होने वाला है, यदि हम सुपर अल नीनो की बात करें तो सुपर अल नीनो की घटना 1877 के अंदर भी हुई थी, और तब भी ऐसी बहुत सारे जो इंपैक्ट थे वो हमारे देश के अंदर देखने को मिले थे। ऐसे ही सुपर अल नीनो की बात करें, ये आपके 2024 में भी था, और 2026 की बात करें इसके अंदर भी आने वाला है। और यहाँ पर आप देखोगे इनके कलर से तो 1877 के अंदर जो सुपर अल नीनो आया था वो सुपर अल नीनो था, लेकिन उसका इंपैक्ट तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम था। लेकिन 2024 में तो इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा हो गया, और 2026 के अंदर इसी सुपर अल नीनो का प्रभाव तो और भी खतरनाक होने वाला है। जी हाँ, यदि बात करें 1877 की बात करें, द ईयर विदाउट विंटर, मतलब 1877 की बात करें, ये ऐसी साल थी जहां पर सर्दियां नहीं थी। द ईयर विदाउट विंटर के नाम से जाना जाता कि 1877 के अंदर पूरी साल गुजर गई, इतनी गर्मी थी कि कभी सर्दी आई नहीं है। और इस 1877 के अंदर बात करें अमेरिका के मिनेसोटा में सर्दियों का गायब होना, मतलब अमेरिका के अंदर सर्दियां गायब ही हो गई थी, पूरे 12 महीने गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से आप मान के चलो वहां की जो जलवायु परिस्थिति है वो बदल गई थी। वहां पे वनस्पति के ऊपर एक कहीं की साइड इफेक्ट पड़ा था, या उनकी बात करें वो बर्बाद हो गई थी, वहां की कृषि बर्बाद हो गई थी, वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा चीन में 2 से 3 करोड़ और ब्राजील में 20 लाख के आसपास मौतें हुई थी। और भारत की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भयानक अकाल पड़ा था और लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। अर्थात इसका कारण कोई युद्ध या बीमारी नहीं था कि यहाँ पर तो सर्दियां गायब हो गई, यहाँ पे 2 से 3 करोड़ 20 लाख की बात करें, यहाँ पे 2 करोड़ की बात करें, तो इसका कारण कोई युद्ध या बीमारी नहीं था, इसका कारण था अल नीनो। और यह अल नीनो ने पहली बार पूरी दुनिया को इस बड़े स्तर के ऊपर हिलाया था।
उसके बाद में 2024 के ट्रेलर की बात करें, 2024 के अंदर देखोगे तो भारत जो है ना अपने आप में एक रेड जोन के अंदर दिख रहा है। और 2000 ट्रेलर की बात करें तो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे बात करें तो दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत में है। 2024 के अंदर पूरे दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की बात करें तो 95 हमारे देश में थे। इसके अलावा तापमान चूरू का तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और जब टेम्परेचर 50 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि वहां की परिस्थितियां मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। पेड़ पौधे स्वतः जलने प्रारंभ हो जाते हैं, उनको विषम परिस्थितियां कहा जाता है। ना वहां पर मानव का अधिवास हो सकता है, ना वहां पे कृषि हो सकती है, ना वहां पे वनस्पति पनप सकती है, और ना ही वहां पर किसी प्रकार की मवेशी या किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। मतलब यहां पर हम उन विषम परिस्थितियों में पहुंच गए थे जहां पर मानव का रहना बड़ा कठोर हो गया था, मानव का रहना असंभव सा हो गया था। इसके अलावा बेंगलुरु में क्रियांश का धूप में पिघलना और लगातार बढ़ती हीट वेव की चेतावनियां। इसके अलावा बेंगलोर क्षेत्र की बात करें, क्रियांश का मतलब है जैसे हम आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम निकाली और आइसक्रीम को जब तक खा रहे होते हैं तो वो पिघलती नहीं है, थोड़ी थोड़ी पिघलती है, हम खा रहे होते हैं, एक दो बूंद आते हैं। लेकिन बेंगलुरु के अंदर स्थिति ऐसी हो गई थी कि आइसक्रीम निकालो और निकालने के बाद देखा उत्तरी की तो पिघलनी प्रारंभ हो गई, ऐसी स्थिति हो गई थी। वहां पर हीट वेव की चेतावनियां आ गई थी। मतलब ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। 2026 में 140 सालों का सबसे बड़ा सुपर एल-नीनो आने वाला है। जी हाँ, यहां पर कहा गया एल-नीनो का आखिर क्या है। एल-नीनो मैंने बताया कि पेरू की धारा जो थी या हम्बोल्ट की धारा, वो जो आपके दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, ठंडी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके स्थान पर अब उत्तर से दक्षिण की ओर एक जल धारा चल पड़ती है जो गर्म होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वही जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है जिसकी वजह से पर्यावरणीय परिस्थितियां बदलती हैं, उसी की वजह से जो आपकी जलवायु बदलती है, वर्षा की स्थिति बदलती है, उसी को कहा जाता है आपके एल-नीनो। जी हाँ, समुद्र का पानी अनियंत्रित रूप से गर्म होने से दुनिया भर की हवा और बारिश के पैटर्न बदल जाते हैं। क्योंकि जब यहां से बात करें, बेसिकली हवा हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून की ओर चलती है। तो जब ये स्थिति होती है तो इस स्थिति के अंदर, यदि मैं इस स्थिति की बात करूं तो यहां पर आपके तापमान, यहां पर आपके वायुदाब अधिक होता है, यहाँ पर वायुदाब अधिक होता है और इसकी वजह से हवाएं ऐसे चलती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर वायुदाब कम होता है तो हवाएं ऐसे चलती हैं और इसकी वजह से आपके हवाओं की परिस्थितियां बदल जाती हैं। और वही बदली हवा की परिस्थितियों को कहा जाता है आपके एल-नीनो। जी हाँ, बेसिकली पहले ठंडा पानी आता है और ये इसके प्रकार से आगे चलता है। देखो ये रहा दक्षिण अमेरिका की बात करें, यहाँ से समुद्र से ठंडा पानी आता है और ये आगे चलता है और ये इस प्रकार से चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ये हवाएं है ना, यहाँ पर हमारी बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर मामला बिगड़ गया साहब, यहाँ पर मामला बिगड़ गया तो बारिश नहीं होती। प्रभाव ऑस्ट्रेलिया और भारत में बारिश की कमी हो जाती है और पैसिफिक के बीच में बेमौसम की बारिश होती है। मतलब यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पर बीच में होती है। मतलब यहाँ पे जो समुद्र का क्षेत्र है ना, यहाँ पे बारिश, समुद्र में बारिश होती है ना, इधर होती है, इधर बारिश नहीं होती, ये सूखा रहता है और इधर बारिश होती है। उसके बाद में सुपर एल-नीनो है क्या। बेसिकली सामान्य एल-नीनो का मतलब है जब बेसिक टेम्परेचर के अंदर 0.5 से लेकर के 1.5 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। जब सामान्य तापमान में 0.5 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि होती है, उसे सामान्य एल-नीनो कहा जाता है। और सुपर एल-नीनो का मतलब है जब सामान्य टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो जाती है, उसे सुपर एल-नीनो कहा जाता है। पिछला सुपर एल-नीनो 2015-16 के बीच में आया था, जब पूरे भारत में 14% कम बारिश थी और रिकॉर्ड हीट वेव और से लगभग 2500 से अधिक मौतें हुई थी। 2026 की बात करें तो कहा गया कि मई और जुलाई 2026 के बीच 61% संभावनाएं हैं कि भैया सुपर एल-नीनो 2026 में कब आएगा। ये मई और जुलाई की बात की जा रही है और मई और जुलाई का मतलब है ये वो दौर था जब भारत में मानसून का पीक होता है। अर्थात क्योंकि भारत में मानसून की बात करें ये लगभग 15 जून के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पे जून और जुलाई की बात करें, इसका मतलब है ये जो आपके 15 मई के बाद जून, तो जून और जुलाई के अंदर जो मानसून होता है उसी के दौर का था। अर्थात 140 साल का सबसे बड़ा इवेंट होने का अनुमान यहां पर है। सबसे बड़ा खतरा ये ठीक उस समय पीक पर होगा जब पूरे भारत का मानसून अपने चरम पर होता है। मतलब यहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा जब मानसून चरम पे होता है, अर्थात मामला बिगड़ चुका है, ये यहां पर कहा जा रहा है। जी, द डेडली मल्टीप्लायर की बात करें, अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब है कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज के कारण आज का बढ़ा हुआ बेसलाइन तापमान, यदि हम सामान्यतः जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, बहुत सारे डाटाओं को पढ़ते हैं, तो जलवायु परिवर्तन की बात करें या यहाँ से कहें कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस इस क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ चुका है, ये तो बढ़ चुका है। लेकिन अब यदि यहाँ पर एल-नीनो आता है, यदि सुपर एल-नीनो आता है तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ाएगा। मान के तो चलें, तो नॉर्मल कहा है, हो सकता है 2, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के लगभग
3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाला है वर्ष 2026 के अंदर सामान्य से। और 3 तो बहुत सारा होता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि कल्पना कीजिए आप 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कमरे में बैठे और कोई आकर हीटर भी चालू कर दे, इतनी बड़ी तापमान वर्दी। जी हाँ, ऐसा था। मतलब आप 40 डिग्री टेम्परेचर में बंद कमरे में बैठे हो, पहले से वहां पे गर्मी, और आके किसी ने और भाई ने हीटर चालू कर दिया, तो परिस्थितियां कैसी होंगी। तो पहले से पृथ्वी जो है ये गर्म हो चुकी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से 1.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। और अब हीटर चालू हो गया, अल नीनो आ गया, जिससे वजह से 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो मतलब अब तो 3 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा हो जाएगा, जो अपने आप में डेडली होने वाला है। जी हाँ, 2026 के भारत की बात करें, 4 स्तरीय प्रभाव की 2026 में यदि हम भारत के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो एक तो मानसून की बात करें, कहा गया नॉर्मल बारिश का सिर्फ 92% रहने का अनुमान है, मतलब सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान यहां पर है साहब। एक तो ये, दूसरा भारत की 51% कृषि सीधे मानसून पर निर्भर है और अनाज उत्पादन गिरने का भारी जोखिम है। यदि बारिश कम होगी, टेम्परेचर अधिक होगा, तो हमारे यहाँ पर खाद्यान्नों का या कृषि का उत्पाद कम होने वाला है। हीट वेव की बात करें, हीट वेव अधिक होगी, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। और यदि यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन कम होगा, हीट वेव बढ़ेगी, तो लोग काम पे भी कम जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे यहाँ पर महंगाई भी बढ़ सकती है, ये यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा द साइलेंट किलर, एक और कहा कि हम लोग जिस बात करते हैं ना कि बढ़ती हुई गर्मी की बात करते हैं, इस बढ़ती हुई गर्मी का सबसे बड़ा कारण क्या है, और वो है आपके रात की गर्मी और अर्बन हीट आइलैंड की बात करें। बेसिकली क्या था, यदि हम सामान्यतः कहूँ, सामान्यतः यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहां पर खुली जमीन होती है, तो दिन के समय में टेम्परेचर वहां पे लगभग 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन रात के समय वो जल्दी ठंडा हो जाता है। कहानी समझना, यदि 2 क्षेत्र हमारे पास, 2 इलाके हैं, मेरे पास 2 क्षेत्र हैं, एक में मैदान है और एक में आपके यहाँ पर बिल्डिंग बना रखे हैं। यदि दिन में मैदानी क्षेत्र में दिन के अंदर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो रात के समय में वो पृथ्वी जल्दी ही ठंडी हो जाती है और रात ठंडी हो जाती है। लेकिन यदि यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग दिन के अंदर सूर्य ताप से बिल्डिंग बहुत तगड़ी वाली गर्म होती है और रात को धीरे धीरे ठंडी होती है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि शहरी क्षेत्र के अंदर दिन के अंदर भी टेम्परेचर रहता है और रात के समय भी वो बिल्डिंगें ठंडी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो शहरी क्षेत्र है वो रात के समय भी गर्म रहता है। वो यहाँ पर कहा गया कि द साइलेंट किलर की बात करें, रात की गर्मी और अर्बन हीट आइलैंड की, अर्थात दिन की बात करें तो कंक्रीट की इमारतें और सड़कें भारी मात्रा में गर्मी सोखती हैं, मतलब हमारी इमारतें, सड़कें, इन्होंने गर्मी को सोखा और ये कंक्रीट धीरे धीरे गर्मी वापस छोड़ता है और रात के समय इसको वापस छोड़ा, तो रात के समय धीरे धीरे छोड़ता है, एकदम से ठंडा ही नहीं था। तो यहाँ पर दिन में भी गर्म हो गया और रात के अंदर भी गर्म हो गया। अर्थात दिल्ली की बात करें, दिन का टेम्परेचर लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, इतनी सारी बिल्डिंगें होने की वजह से। यदि मैदान होता तो टेम्परेचर कम होता। और रात के समय की बात करें तो रात के समय में भी 4.4 डिग्री, मतलब दिन के समय में जो औसत तापमान था इस बिल्डिंगों की वजह से वो बढ़ गया और रात के समय में जो औसत तापमान होता था वो भी बिल्डिंगों की वजह से बढ़ गया है। जी हाँ, ये यहाँ से है। तो इसका मतलब गर्मियों से यहाँ पे शहर की बात करें तो यहाँ पे तो कूल डाउन हो ही नहीं पाता है। उसके बाद है द एसी पैराडॉक्स की बात करें कि एसी है ना, जिस एसी की हम बात करते हैं ये भी अपने आप में खतरनाक है। गर्मी की असली कीमत कौन चुकाता है? हम, हो सकता है कोई पैसे वाला आदमी हो या जिसने एसी लगा रखी, उसने तो एसी लगा दी, लेकिन वास्तविक रूप से एसी का इंपैक्ट पड़ता है। सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी है कि 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपको एसी नहीं रखनी है। यहाँ पर कहा गया कि आपने एसी लगा दी, आपका घर ठंडा रहा, ठीक है साहब, लेकिन एसी से घर ठंडा होता है, लेकिन बाहर फेंकी गई एग्जॉस्ट हीट से शहर और गर्म होता है। अर्थात आपने घर में एसी लगाई, टेम्परेचर 22 था, आपका घर ठीक हो गया, एक कमरा ठीक हो गया, लेकिन इस एसी के लिए लगा हुआ जो एग्जॉस्ट है ये गर्म हवा फेंकता है और इसकी वजह से पूरा शहर आपका गर्म होता है और इसकी रियल कीमत वो चुकाता है जो दिन के अंदर सड़क पे ऊपर रहता है या बाहर रहता है या बाहर अपने नौकरी पैसे पे जाता है। इसका मतलब है कि इस एक कमरे को ठंडा करने के चक्कर में आपने कितना इलाका जो है ना वो गर्म यहाँ पे कर दिया। अर्थात ह्यूमन इंपैक्ट की बात करें, 38 करोड़ अनौपचारिक मजदूर, 38 करोड़ जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं, सीधे इसके संपर्क में आते हैं, उस हीट वेव के संपर्क में आते हैं। सिर्फ याद रखना, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से कमाई 14% तक गिरती है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो कमाई घट जाती है और कमाई घटने का रीजन है क्या मतलब है कि भैया काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उत्पाद कम हो जाते हैं। इसके अलावा 2024 में भीषण हीट वेव के कारण भारत को लगभग $194 अरब का भारी नुकसान भी हुआ था और ये नुकसान
वर्क के फोर्स के रूप में हो सकता है, ये नुकसान जो है ना आपके कृषि उत्पाद के रूप में हो सकता है। अब आता है सिस्टमेटिक फेलियर की बात करें, डेथ काउंट के सेंस की बात करें, मतलब हमारा सिस्टम भी फेल। यहां पर क्या कहा गया कि भारत में 12 अधिसूचित आपदाएं हैं। देश के अंदर आपदाओं की बात करें, बाढ़ है, तूफान है, कोल्ड वेव है, आगजनी है, ये आपदाएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस आपदाओं में हीट वेव नहीं है, अर्थात भारत के अंदर हीट वेव को आपदा नहीं माना गया। यदि हीट वेव की आपदा होती तो हीट वेव से मरने वाले हर एक व्यक्ति को 4 लाख का मुआवजा देना पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ हीट वेव नाम की कोई आपदा नहीं है। तो ऐसे स्थिति के अंदर यदि हीट वेव से मृत्यु होती है तो उसे हार्ट अटैक या डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भैया हार्ट अटैक आ गया या डिहाइड्रेशन हो गया, उसकी वजह से मर गया, हीट वेव की वजह से नहीं मरा। दिस इज द फेलियर ऑफ सिस्टम। इसके अलावा कहा आंकड़े क्या कहते हैं कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2000 से लेकर के 2020 तक हमारे यहाँ पर 10,000 से लेकर के 20,000 मौतें हुई हीट वेव से, लेकिन वास्तविक अनुमान है कि हर साल लगभग 1.5 लाख मौतें यहाँ पर होती हैं। अर्थात दुनिया में हीट वेव से मरने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। ये आंकड़ा यहाँ से आता है। इसके साथ साथ द अल्टीमेट कूलिंग टैंक बनाम हमारी वास्तविकता। बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या है, यदि हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों के आसपास टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 12 डिग्री तक कम होता है, लेकिन हम करते क्या है, वास्तविकता ही थी द अल्टीमेट कूलिंग टैंक बनाम हमारी वास्तविकता। ये तो अल्टीमेट कूलिंग टेक्नोलॉजी है कि यदि हम पेड़ लगाएंगे या पेड़ वाला स्थान जो होगा वहां पर बाहर से 12 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। मतलब पेड़ के नीचे बैठ के देखो, धूप में खड़े हो जाओ और पेड़ के नीचे आओ, आपको 12 डिग्री टेम्परेचर का असर मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, हम तो पेड़ लगा कहाँ रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। विकास के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन या पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में पेड़ लगाने के लिए 18 वर्ग किलोमीटर के पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब 18 वर्ग किलोमीटर में पेड़ कटे तब जाकर के कहीं 1 मिनट लगाते हैं, मतलब हम काट रहे हैं। जी हाँ, अब एक एक्शन प्लान हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़ों का संरक्षण कर सकते हैं, हम डिहाइड्रेशन और सहानुभूति रख सकते हैं, अर्थात 12 से 4 के बीच बाहर जाने से बचें, ORS का घोल पिएं। इसके अलावा हम सोलर सिस्टम को अपना करके चीजें बेहतर बना सकते हैं, ये यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा यदि हम बात करें सिंथेसिस की बात करें, न्यू फॉर्माल अल नीनो कोई आखिरी घटना नहीं है, हर 3-4 साल में आएगा और हर बार एक नई अधिक गर्म बेस लाइन से टकराएगा। मतलब अल नीनो कोई ये नहीं है कि कोई आखिरी घटना नहीं, इस बार नहीं आएगा, ये हर 4-5 साल में एक बार आता है। 2026 जो भयानक होने वाला है, हो सकता है आने वाला वर्ष इससे भी भयानक हो। जी हाँ, तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2026 में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके नॉर्मल गर्मियों का मतलब 45 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे बचपन में 35 डिग्री वाली गर्मियां कैसे होती थी। मतलब हम जब बचपन में थे तो गर्मियां हुआ करती थी 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब अब बच्चा पैदा होगा वो कहेगा कि गर्मियों का मतलब है 45 डिग्री सेल्सियस। अर्थात उन बच्चों को पता ही नहीं होगा कि 35 डिग्री भी कभी गर्मियों में आया करती थी। वो तो मान के चलेंगे कि भैया ये तो सर्दियों का दौर है। तो वर्ष 2026 हीट वेव की बात है, अपने आप को संभाल के रखना, घर से जब आवश्यकता हो तो ही घर से निकलना, पेड़ पौधे लगाने हैं और पर्यावरण संरक्षण हमें करना है। धन्यवाद।